हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर हम कहें तो उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं हम। चैप्टर का नाम होगा सॉल्यूशन। आप सभी ने कहीं ना कहीं इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें जानी होंगी। सॉल्यूशन चैप्टर क्या है, कुछ बीच में हम कुछ टारगेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, एक दो टॉपिक ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक। हम क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि सॉल्यूशन ऐसे भी होते हैं, इन चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छी चीजें, बहुत ज्यादा चीजें आपको पता लगेंगी। तो सबसे पहले ना हम यही मान लेते हैं कि भाई ना डेफिनेशन लिखें कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। भाई व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि दो चीजों को मिक्स करते हैं, उससे नई तीसरी चीज तैयार होके आती है, आप उसे सॉल्यूशन कहते हो। बट कंडीशन ये कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, कंडीशन ये कि होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। मतलब कि हम यहां पे डिफाइन करें कि होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर जो होगा उसी को आप क्या कहते हो? सॉल्यूशन कहते हो। बट हाँ, ये जो कंपोनेंट होते हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये आपस में नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स होने चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान देंगे। कंपोनेंट्स जो होंगे वो कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। इसके बाद ना हम छोटी छोटी बातें करते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अब किसके ऊपर बेस? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। भाई कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड कितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे? तो सबसे पहले हम यह कहेंगे, अब अकेली एक चीज से सॉल्यूशन बना पाना पॉसिबल ही नहीं है कि हम पानी उठा के लाए, हम कहते हैं ये सॉल्यूशन है या ये सॉल्यूशन बन गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि पहले दो कंपोनेंट को मिक्स किया जाए, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को आप बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हो, बाइनरी सॉल्यूशंस। मतलब कि ये सॉल्यूशंस हमारे सिलेबस में भी हैं, सिर्फ इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है कि जहां दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो। मतलब आप कहोगे क्या कि ओनली टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे? दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, उनको बाइनरी सॉल्यूशंस बोला जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की, तो हम कहेंगे ये टर्नरी सॉल्यूशंस होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जहां पे कितने कंपोनेंट होंगे? तीन कंपोनेंट होंगे, ऐसे सॉल्यूशंस को आप क्या कहते हो? टर्नरी सॉल्यूशंस कहते हो। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे क्वैटनरी। क्वैटनरी सॉल्यूशंस मतलब ऐसे जिनके अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? चार कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। आप ऐसे सॉल्यूशंस को कौन से सॉल्यूशन बुलाते हो? आप ऐसे सॉल्यूशंस को बुलाते हो क्वैटनरी सॉल्यूशंस के नाम से बुलाते हो। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, हम थोड़ी सी और बातें डिस्कस करते हैं। हमें यहां हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशंस को। किनको पढ़ेंगे हम? बाइनरी सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे। अब इन बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करें तो कौन होते हैं? मैंने पहले ही बोला कि इसमें केवल और केवल कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोला जाता है? बाइनरी सॉल्यूशंस बोला जाता है। अब ये दो कंपोनेंट कौन कौन होंगे? मानो मैंने कहा A प्लस B, इन दोनों को हमने मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया बड़े ही प्यार से। अब ये सॉल्यूशन जब हमने बनाया तो इसमें ये जो दो कंपोनेंट हैं, ये एक कंपोनेंट को हम बुलाते हैं सोल्यूट के नाम से। किसके नाम से बुलाते हैं? सोल्यूट के नाम से। ये सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट होता है कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। वो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, आप उसी को क्या बोलोगे? उसी को बोलोगे सोल्यूट बोलोगे। द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, आप इसे कहते हो सोलवेंट। अब सोलवेंट की जब बारी आती है तो बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं कि ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मतलब कॉमन सी बात है, ये कौन से अमाउंट में प्रेजेंट होगा? हायर अमाउंट में प्रेजेंट होगा।
एक चीज और जो मुझे थोड़ी सी मुझे आपको बतानी पड़ रही है, आपने नोट किया होगा ऊपर वाला, अगर नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आप आराम से इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ना ये सोलवेंट जो है ये वो कंपोनेंट है जो क्या करता है, जो किस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे मैंने कहा सोल्ट, अगर आप इसको डिसोल्व करते हो वाटर में, यहां से आपको सॉल्यूशन मिलता है, ये तो मिलता ही है, ये हायर अमाउंट में है ना। जैसे मैंने कहा शुगर, जैसे मैंने बोला शुगर, आप इसको फिर से वाटर में डिसोल्व करते हो, आपको मिलेगा सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा मैं कहता हूं यूरिया, आपने बोला आपने इसको डिसोल्व किया वाटर में और इससे भी क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। मैंने 3 अलग अलग सॉल्यूशन बनाए। अब देखो यहां वाटर की फिजिकल स्टेट कौन सी, लिक्विड, यहां वाटर की फिजिकल स्टेट कौन सी, लिक्विड, यहां वाटर की फिजिकल स्टेट कौन सी, लिक्विड। इन तीनों ही केसेस में ये जो सोलवेंट है ये कौन से फिजिकल स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व अगर आप करोगे, अगर आप ये बनाकर देखेंगे तो इन सभी सॉल्यूशंस की फिजिकल स्टेट भी कौन सी स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट होगी। मतलब सोलवेंट वो कंपोनेंट है जो फिजिकल स्टेट रखता है सेम एज फाइनल सॉल्यूशन की, या मैं ये समझाना चाहूं आपको कि सोलवेंट वो कंपोनेंट है जो ये डिसाइड करता है आपके सॉल्यूशन की फाइनल फिजिकल स्टेट क्या होगी। यही कौन है, यही है आपका सोलवेंट है। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड ऐड करके कुछ चीजों को समझते हैं। हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अब इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं नीट और जेई के अंदर, इनके ऊपर कैलकुलेशंस बहुत सारी बनती है, तो इनको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगी हम इनको 2 प्रकार से पढ़ेंगे। 2 प्रकार से कौन कौन सी, इसमें एक तो होंगी टेम्परेचर डिपेंडेंट। कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन सी होंगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं ये होती हैं वॉल्यूम रिलेटेड, ये ध्यान देना, ये टर्म्स होती हैं वॉल्यूम रिलेटेड। क्योंकि टेम्परेचर के साथ में वॉल्यूम चेंज होता है, तो ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो वॉल्यूम रिलेटेड होती हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर के साथ इनकी वैल्यूज चेंज होती हैं। दूसरी अगर हम बात करें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की, ये होती हैं मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कौन सी होती हैं, मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो इनमें कौन कौन से टाइप्स हैं, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे W/V% को। आप कहते हो मास बाय वॉल्यूम परसेंट जो है वो आती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब जहां जहां कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मास का जिक्र होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, जहां वॉल्यूम का जिक्र होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। कुछ बातें जैसे हम बात करेंगे मोलैरिटी, हम बात करेंगे मोलैरिटी, हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंट, बोले तो V/V%, हम बात करेंगे यहां पे नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी, इनकी बात करेंगे। तो ये जो टर्म्स हैं, ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, ध्यान से सुन लीजिएगा कौन कौन सी, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, मास बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट या वॉल्यूम परसेंट बुलाते हो, और एक होती है नॉर्मेलिटी। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होती है ये कौन सी होती हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें, यहां पे हम बात करेंगे तो मैं यहां लिखता हूं, पहले आता है मास परसेंट, W/W%। दूसरी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएगी वो आती है मोलैलिटी। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मोलैलिटी के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आती है, आप मोल फ्रैक्शन का भी जिक्र कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन, ये भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऐसी होती है जो कैसी होती है, ये मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है, मतलब टेम्परेचर के साथ में इनका कोई लेना देना नहीं होता।
और भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं, जैसे मैंने बोला पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, जैसे मैंने बोला पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होती हैं ये हमारी होती हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आप इनको बोल सकते हो। कॉपी करेंगे एक बार, फिर एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। आज हम केवल और केवल डिस्कस करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। कोई एक पार्ट हम लेकर चलेंगे नहीं, ये थोड़ा सा लेंदी होगा। हम आज ये डिस्कस नहीं करके आज हम ये डिस्कस करेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को। तो एक बार कॉपी कीजिएगा, फिर बात करते हैं आगे। चलो एक बार फिर से मैं आपको मौका देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, अब चलते हैं आगे। हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म नंबर। सबसे पहले आप डालकर चलो W/W%। ये थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है तो मैं पहले लेकर चलता हूं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। पहली बात, आप क्या कहते हो मास बाय मास परसेंट, तो हम यहां पे कहेंगे amount of solute present in amount of solute present in 100 ग्राम of solution। ये इसकी डेफिनेशन मान सकते हो या इसकी स्टेटमेंट मान सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है W/W% विल बी इक्वल्स टू, हम कहेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, जितना भी होगा। एंड ये कंडीशन है कि ये ग्राम्स में होना चाहिए, ये एक कंडीशन है कि मास किस में होना चाहिए, ग्राम्स में। एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 में क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और भी है ना, ऐसी स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी हैं, बहुत देखी होंगी, या ऐसा 11th में भी पढ़ लिया होगा आपने। यहां कुछ चीजें हैं, जैसे हमें कई बार क्वेश्चन में देगा 40% W/W, या सीधा सीधा कहेगा 40% बाय मास ऑफ NaOH, ऐसे बोल देगा क्वेश्चन में। इतना सिर्फ इस स्टेटमेंट को कई बार हम कैच करने में फेल होते हैं। किसी बच्चे को आती होगी, किसी को नहीं आती होगी। हम शुरुआत से बात कर रहे हैं। हमने ये कहा इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस लाइन का इतना सा मतलब है, लेकिन कई बारी बच्चे इसे कैच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आप इसको कॉपी कीजिएगा, एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर बात करते हैं। हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में मानो ये है कि 10 ग्राम शुगर is dissolved in 90 gram of water, 90 gram of water, then calculate W/W% या मास परसेंट आप कैलकुलेट कीजिए। फॉर्मूला लिख दीजिए कि भाई W/W% विल बी इक्वल्स टू सोल्यूट, शुगर है 10, डिवाइडेड बाय, अब देखो मैंने कहा वाटर में डिजोल्व है, किसमें डिजोल्व है, वाटर में। अब सॉल्यूशन का मास क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। ऐसा करने पर अब देखो यहां सोल्यूट कौन, शुगर 10 ग्राम, प्लस सोलवेंट कौन, वाटर 90 ग्राम, कितना आ गया 100, देन डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आया 10% आया, कितना आया 10%। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करने पड़ सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, मैंने आपके लिए कॉपी किया हुआ है, चलो इसको कॉपी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा। हाँ, आप कहता है कि 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम NaCl is dissolved in 100 ml, ध्यान से सुनना, 100 ml of solution
100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट W by V % ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट W by V पर सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, W by W % ऑफ द सॉल्यूशन if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन करना है आपको, 1.25 ग्राम पर ml। आंसर कमेंट में कमेंट कीजिए आंसर को, हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। अगला क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन को समझाएंगे, एक बार आप सोल्व करें, ट्राई करें, खुद से ट्राई करें। हाँ, तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, हम ट्राई करते हैं, लाइट जलाना भूल गए थे, कई बार दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन हाँ अब हुआ ये कि देखो यहां डेंसिटी दे रखी है और यहां वॉल्यूम दे रखा है, हमें मास ऑफ द सॉल्यूशन नहीं मिला, जबकि हमें किसकी जरूरत है, मास ऑफ द सॉल्यूशन की। तो यहां एक फॉर्मूला आता है, डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, और अगर मुझे मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालना पड़े देन डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। इतना मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अब देखो यहां सीधा सा मास का फॉर्मूला है सॉल्यूशन के मास का, तो W बाय W % विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी कितनी, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी कितनी 1.25 और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये होता है, यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो कटता है उसे काट दो, ये कट गया और यहां पे आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 125। आई थिंक ना ये 8 से कट जाएगा, आप देख लेना, आई थिंक 8 से कट जाना चाहिए, तो 8% आएगा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा, आप नोट कीजिएगा। हाँ, कितना आएगा, 8% आएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी पहली, W बाय W %। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में अगर हम जिक्र करें, इंपॉर्टेंट है, मोलैलिटी। सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास होगी मोलैलिटी। अब भाई मोलैलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट है। मोलैलिटी का मतलब यही कॉन्सेंट्रेशन टर्म आज हम कवर करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, तो इसे देखिए जरूर, क्वेश्चंस मैं आपको इसके ऊपर बहुत सारे करवाऊंगा। मोलैलिटी का मतलब हम ये कहेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। ये ध्यान दें, 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, इसका यूज आगे भी आएगा इस सॉल्यूशन में, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहली बात तो ये है ना, इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, ये भी ध्यान दें कि इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, और किसके अंदर होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ये हमारे पास में फॉर्मूला है, कॉपी करेंगे, फिर इसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। क्वेश्चंस करवाएंगे 1-2, ज़्यादा नहीं करवाएंगे। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन हम ये कहते हैं कि हम ये कहें कि 10 ग्राम NaCl, या थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाई ना 10 ग्राम की जगह, चलो कोई बात नहीं, हम लेते हैं 40 ग्राम NaOH एस प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी। अब देखो हमें क्या मिला, 100 ग्राम वाटर मिला, मतलब ये हमारे पास में कौन होगा, सॉल्वेंट होगा। ये कौन होगा, ये हमारे पास में कौन होगा, सोल्यूट होगा। अब हम क्या करते हैं, हम मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। अब सबसे पहली बात क्या, मोलैलिटी में हमें मोल्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर किसी बच्चे ने नहीं सीखा
कि मोल्स कैसे निकालते हैं, तो मैं 11th के वीडियो जल्दी बनाने वाला हूं, वहां से सीखेंगे। लेकिन हम यहां की बात करते हैं मोल्स क्या होता है। मोल्स जब मास दिया होता है तो पूछा जाता है, जब करते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। NaOH के लिए गिवन मास 40, इसका मोलर मास भी 40 आता है, ये 1 मोल के बराबर है यहाँ पे। तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स कितना 1। इसके बाद में मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम चाहिए, ये ग्राम में दे रखा है 100 और मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा 1000 क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे। तो यहां कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल होगा तो 10 मोलल सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, 10 मोलल सॉल्यूशन होगा। ये हमारे पास मोलैलिटी की कैलकुलेशन है। कॉपी कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं और थोड़ा टॉपिक ज्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय हम स्पीड बढ़ाएंगे, लेक्चर का टाइमिंग बढ़ाएंगे और जल्दी से सिलेबस को खत्म करवाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।